हेलो नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, अभी तक हमने राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ा था नवंबर महीने के लिए। अक्टूबर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन में हम अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ेंगे नवंबर माह के लिए। ठीक है। और इसके बाद में हमारा नेशनल वाला पोर्शन बचेगा जिसमें हम एक दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे, जिसमें हम स्पेस और डिफेंस दोनों टेक्नोलॉजी को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। और साथ में कुछ करंट अफेयर बचेगा जो आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बाकी रहा फिर स्पोर्ट्स वाला पोर्शन, तो स्पोर्ट्स को भी ढंग से बढ़िया डिटेल तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलें साथ में। और जैसा कि मैंने नवंबर माह में अलग अलग बार आपको जो है अलग अलग सेशन के माध्यम से बताया था कि अभी हाल फिलहाल के अंदर जितने भी पेपर हो रहे हैं, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड का हो रहा है और चाहे आपका आरपीएससी का हो रहा है या फिर कोई भी एक्स वाई जेड पेपर है जहाँ करंट अफेयर लगता है, क्योंकि हम यहाँ करंट अफेयर को ही डिस्कस कर रहे हैं तो करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। परंतु जैसे जैसे जिस अकॉर्डिंग आपका सिलेबस लगता है उसी अकॉर्डिंग आपको जो है वो साथ में कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। साथ में जो है वो आपको पेपर देखते हुए चलना है। इंटरनेशनल में देखो अब की बार जो है महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी, उसमें दो तीन इवेंट आएंगे आपके, जिसमें एक तो आपका G20 का 20 जो 20वां सबमिट है वो आ जाएगा, फिर COP30 आ जाएगा। और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और आपके ऑर्गेनाइज कराए गए जो भी सम्मेलन थे वो उनको हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। तो उसमें हमारा सबसे पहला और महत्वपूर्ण चीज़ जो निकल के आती है वो है आपका G20 सम्मेलन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका G20 का ये बन जाता है कि इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है। ठीक है, आयोजन आपको ध्यान रखना है, इसका जो आयोजन था वो आपका दक्षिणी अफ्रीका के अंदर हुआ है, जोहान्सबर्ग नाम करके जगह है वहां पर। आ गई बात समझ में। G20 जो है वो आपको ध्यान रखना है कि एक ग्रुप है लगभग 19 देशों का। तो G20 नाम क्यों दिया इसको वो देख लेते हैं। पहले हम समझ लें थोड़ा सा G20 का। यहाँ इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको कि भाई G20 का जो सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो जोहान्सबर्ग में हुआ है, साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। कई बार जो क्वेश्चन है और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आयोजन से ही पूछे जाते हैं। पर क्योंकि अब स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछने का प्रचलन बढ़ा है, देखो यूपीएससी में तो ये प्रचलन पहले से भी था। अब आरपीएससी वहां से जो चीजें फॉलो कर रही है, अब हाल फिलहाल में जमादार का पेपर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कराया गया है, तो वहां भी इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो ये थोड़ा सा जो है हम पैटर्न के साथ में ही चलेंगे। पैटर्न का जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता कहाँ से चलेगा, तो पैटर्न का आपको पता चलेगा क्वेश्चंस के माध्यम से। जितना पॉसिबल हो पाता है दो चार पांच क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर भी अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आप अपने स्तर पर, और करंट अफेयर ही नहीं जो अन्य आपके जितने भी सब्जेक्ट लगते हैं स्टैटिक जीके के अंदर, तो वो भी आपको साथ में कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो देखो G20 जो आपका ग्रुप है वो ये मान के चलिए कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप्स में से एक है। क्यों है? क्योंकि जब आप देखोगे कि इसके अंदर लगभग 19 राष्ट्र ऐसे हैं, लगभग 19 देश ऐसे हैं जो कि शामिल किए गए हैं। और जब आपसे सदस्यों की बात करें, जब आपसे किसकी बात करें, सदस्यों की बात करें, तो आपको किस फॉर्मेट में ध्यान रखना है, 19+1+1। वैसे तो अगर हम बात करें तो 21 इसके जो सदस्य हैं वो कितने सदस्य होंगे, 21 सदस्य होंगे। नाम इसको क्या दिया गया है, G20 दिया गया है, परंतु इसमें देशों की संख्या कितनी है, 19 है। कंफ्यूजन वाला है ना। वापस से देखो, राष्ट्र कितने हैं, 19 है। अगर हम बात करें कि इसका नाम क्या है तो G20 सबमिट है। ठीक है, और अगर टोटल सदस्य की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। कैसे होंगे वो हम बात कर लेते हैं। देखो 1977-98 के अंदर एक जो है वो सबमिट की गई, और उस सबमिट में ये कहा गया कि यार हम क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाएं, ऐसे ऐसे विकसित और विकासशील देशों का ग्रुप बनाएं जहां से ज्यादातर जो चीजें हैं वो कवरिंग होती हो। कवरिंग का मतलब है चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे पर्यावरण के अनुसार कोई काम करना हो वहां पर हो। मतलब जो समृद्धशाली देश हैं, मुख्य मुख्य जो देश हैं, वहां से जो है इसका एक ग्रुप बनाया गया। और इसी ग्रुप को ध्यान रखना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के G7 और G8 का ग्रुप भी बनाया गया था। आ गई बात यहां तक समझ में। अब आपसे पूछे कि भाई इसके सदस्य राष्ट्र कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना सबसे छोटा अगर ग्रुप है इन्हीं में से, G7 का ये ग्रुप है। इस G7 में आपको ध्यान रखना फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी और आपका यूएसए और यूके, ये सभी मिलकर इसको G7 का रूप देते हैं। कौन सा ग्रुप बनाते हैं, G7 बनाते हैं। तो आप देख लो मेन मेन कंट्रियां तो आई गई यहाँ पर, अपना भारत इसमें नहीं है G7 में, ध्यान रखना है आपको। तो G7 का जो सदस्य है वो यहाँ पर है। फिर G8 है, 8 में ध्यान रखना आपका रशिया अगर इस G7 में ऐड हो जाता है तो फिर G8 बन जाता है। G7 में जैसे ही रशिया को ऐड करोगे कौन सा हो जाएगा, G8 हो जाएगा। 8 तो ये हो गए, 8 तो ये यहाँ पर है, प्लस आपके जो है वो 11 देश और बच गए, तो ये 19 हो जाएंगे।
कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। प्लस आपका जो है एक अफ्रीकन यूनियन, देखो देश अलग है, यूनियन अलग है। जैसे आपका एशिया महाद्वीप है, उसी हिसाब से जो है वो अलग अलग देशों ने यहाँ पर अफ्रीका यूनियन बना रखा है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपका यूरोपियन यूनियन बना रखा है। यूरोपियन जो कंट्री है उन्होंने एक यूनियन बनाया जिसे यूरोपियन यूनियन या ईयू कहा गया। ठीक है, तो ये दो यूनियन जो है वो यहाँ पर अलग से शामिल किए गए हैं देशों के अलावा। तो अगर आपसे पूछे कि देशों की संख्या कितनी है, तो देश कितने हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना 19 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 19 देश हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि 18वीं जो G20 का जो समिट था, 18वीं जी समिट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यूरोपियन यूनियन को जोड़ा गया था। और 19वीं जो समिट है, 19वीं जो G20 समिट है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीकन यूनियन एयू को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सदस्यों को लेकर कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए। फिर इसका महत्व क्या है? G20 का महत्व अपने आप में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मैंने जो अभी आपको सदस्य देश बताए हैं, उन G20 के सदस्यों में से लगभग 85% पूरे विश्व की जीडीपी चलती है। मतलब पूरे विश्व में अगर जीडीपी अगर 100 रुपए की है, तो उसमें से 85 जो है, 85% जीडीपी जो है वो इन्हीं 21 सदस्यों की है। 19 राष्ट्र और प्लस जो है आपके 2 यूनियन हो गए। ठीक है, फिर एक इसमें कंसेप्ट आता है ट्रोइका का। ट्रोइका क्या है? ट्रोइका में आपको ध्यान रखना है, जैसे इस बार जो है ये आपका कहां पर हुआ है? अफ्रीका के अंदर हुआ है। कहां हुआ है? अफ्रीका के अंदर हुआ है। अगली बार जो नेक्स्ट होगा, ये कौन सी समिट है? 20वीं है। ठीक है, अगर हम बात करें 19वीं कहां पर हुई थी, तो 19वीं जो है आपकी ब्राजील के अंदर हुई थी, रियो डी जेनेरियो के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें 21वीं मतलब अगले साल कहां पर होगी, तो ध्यान रखना है अगले साल जो है वो यूएसए होगी। तो बेसिकली ध्यान रखना, ट्रोइका क्या है? ट्रोइका एक ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों को शामिल किया जाता है। जिसमें किसको शामिल किया जाता है? तीनों को शामिल किया जाता है। जो पिछला था वो, वर्तमान में है वो, और भविष्य में जिस जहां आयोजन होगा, तीनों देशों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ट्रोइका बोलते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं? कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा G20 जो ग्रुप है उसकी ट्रोइका ग्रुप में शामिल नहीं है। तो ट्रोइका में अभी हाल फिलहाल की बात करें तो ध्यान रखना, पिछले वाला तो कौन सा था? ब्राजील था। पिछले वाला कौन सा है? ब्राजील है। वर्तमान में कौन कहां पर हुआ है? तो वर्तमान में आपको मैंने बताया कि भैया जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ है, आपके दक्षिणी अफ्रीका के अंदर हुआ है। नेक्स्ट कहां पर होगा? तो ध्यान रखना 21वीं जो सबमिट है G20 की, 21वीं जो सबमिट है वो कहां पर होने वाली है? यूएसए के अंदर होने वाली है। यहां तक चीजें समझ में आई हैं? G20 को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो चलो आगे फिर। अब मैंने आपको बता दिया कि भैया जो 20वीं सबमिट है, G20 का 20वां जो सम्मेलन है वो कहां पर है? जोहान्सबर्ग के अंदर है। ठीक है, थीम क्या है? तो एकजुटता, समानता और स्थिरता। एकजुटता मतलब हमें एक साथ में रहना है, सॉलिडरिटी होगी। उसके बाद में है समानता, समानता का मतलब है इक्विलिटी हो गई। और स्थिरता, स्थिरता का मतलब है सस्टेनेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो आपको थीम ध्यान रखनी है, SES। ठीक है, सॉलिडिटी होगी, एकजुटता, समानता का मतलब इक्विलिटी होगी, और स्थिरता का मतलब क्या हो गया? सस्टेनेबिलिटी होगी। यहां तक चीजें समझ में आई हैं? रटना नहीं है, साथ साथ में ही चीजों को समझना है और समझते हुए आगे चलना है। अब बताने को मैं डायरेक्ट आपको ये भी बता देता कि G20 का सम्मेलन ये हुआ है। अब आपको एटलीस्ट ये एक पृष्ठभूमि तो बनेगी इसकी कि भाई G20 है क्या है, इसकी उपयोगिता क्यों है, प्रत्येक वर्ष क्यों इतने देश जो है वो इकट्ठा होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, मेजबानी मतलब जहां ये आयोजन किया जाता है वही जो राष्ट्र क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। अब इसकी अध्यक्षता की अगर आपको पूछें तो अध्यक्षता कौन करेगा? जहां इसका आयोजन हुआ है, तो मतलब दक्षिणी अफ्रीका इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। अगली बार जब इसको यूएसए में आयोजित कराया जाएगा तो इसकी अध्यक्षता यूएसए करेंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, तो ध्यान रखना दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामफोसा है। सिरिल रामफोसा है। आ गई बात समझ में? इनका नाम अब आगे है ना, आपको 2-3 स्लाइड में और देखने को मिलेगा। आने वाले 5 मिनट में इनकी 2-3 बार रिपीट होगा। आप यही याद कर लो, साउथ अफ्रीका के जो आपके राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तो सिरिल रामफोसा है। आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलें आगे। अब आपको ध्यान रखना है कि साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार इस समिट का आयोजन हुआ है, G20 सम्मेलन का पहली बार आयोजन हुआ है। और अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ जो देश हैं,
जो ग्लोबल साउथ देश हैं, ये ग्लोबल साउथ आपको पता होना चाहिए ऐसे देशों का समूह है जो ज्यादातर विकासशील देश हैं, कुछ एक इसमें विकसित देश है, परंतु अगर इनमें ज्यादातर राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो उनकी जो है वो जीडीपी कम है, वहां पर विकास की और संभावनाएं हैं, विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर वो बढ़ रहे हैं, विकासशील की कंसेप्ट से लेकर और विकसित मतलब डेवलप्ड कंट्री के जो कंसेप्ट है उसकी ओर वो बढ़ रहे हैं। आगे बात यहां तक समझ में, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जैसे आपका जो है एशिया का पूरा कॉन्टिनेंटल आ गया, एशिया के अलावा दक्षिणी अमेरिका आ गया, ठीक है। तो इसमें अपना जो है वो भारत भी शामिल है, भारत भी क्या है, शामिल है। भारत के अलावा जो आपका अफ्रीका है, तो ये जो भाग हैं ये इसमें क्या कहलाते हैं, ग्लोबल साउथ कहलाते हैं। तो ध्यान रखना ग्लोबल साउथ का ये लगातार कौन सा है, चौथा है। दक्षिणी अफ्रीका में तो पहली बार आयोजन हुआ है और ग्लोबल साउथ में क्या है, चौथी बार यहाँ पर आयोजन किया गया है। कैसे किया गया है, देखो मैंने आपको बताया 2024 में कहाँ पर हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में ध्यान रखना है 2023 के अंदर भारत के अंदर हुआ था, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो भारत के अंदर कहाँ आपका जो है वो नई दिल्ली के अंदर हुआ है, फिर ब्राजील के अंदर हुआ है 2024 के अंदर, रियो डी जेनेरियो के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें 2025 की, 2025 में मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग के अंदर है, और 2026 में कहाँ होगा, तो 2026 में जो है यूएसए के अंदर होगा। इसकी भी एक प्यारी कहानी है यूएसए की भी, हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। एक हाईलाइट रही थी इसके अंदर, अब की बार का विशेष इसलिए बन गया है G20 का, ठीक है। G20 का विशेष क्यों बना, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना सिरिल रामफोसा, साउथ अफ्रीका के जो ये राष्ट्रपति हैं, ये कुछ महीने पहले G20 के आयोजन से कुछ महीने पहले क्या हुआ कि यूएसए के अंदर गए थे, अमेरिका के अंदर गए, अमेरिका में ट्रंप से मिले। तो ट्रंप का आपको पता ही है कि भाई माहौल तो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता ही है, तो उन्होंने क्या है वहां पर जाते ही यूँ कह दिया कि यार तुम अश्वेत लोग हो और तुम वहां पर हमारे जो श्वेत लोग हैं उनको दबा रहे हो और उनके साथ में हिंसा कर रहे हो, उनकी जमीन खोस रहे हो, और छीन छान के फिर जो है वो अश्वेत लोग वहां पर कब्जा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जब बात की ना, तब ये जो सिरिल रामफोसा जी है ना, इन्होंने कहा कि भैया हमारा देश है, हमारे लोग हैं, हम करेंगे उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। और आप जो है वो अखबार की न्यूज़ देख के ऐसा मतलब माहौल बना रहे हो क्या, मैं आपके घर पे आया हूँ और मतलब यूं है कि भाई आके यार हमारी यूं मिट्टी नीलाम करोगे क्या यहाँ पर, घर के अंदर बुला के, मतलब अमेरिका में बुला के। तो इस प्रकार का जो है वो इनके अंदर थोड़ा सा गर्माजोशी हो गई थी। तो इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से ध्यान रखना है कि G20 के शिखर सम्मेलन में अमेरिका आया ही नहीं, अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और मजे वाली बात यह है कि अगली बार प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है, अगली बार आयोजन मेजबानी कौन करने वाला है, अमेरिका करने वाला है, बावजूद इसके यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं हुए। आगे बात समझ में यहाँ तक। इसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी गतिविधियां की गई हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस आयोजन के अंदर उबंटू दृष्टिकोण के तहत, उबंटू दृष्टिकोण के तहत कुछ जो है वो प्रोग्राम किए गए थे। अब ये ध्यान रखना उबंटू दृष्टिकोण क्या है, उबंटू दृष्टिकोण एक कंसेप्ट है जिसमें अ, मैं नहीं हम की बात की जाती है, मतलब एक कलेक्टिव प्रोग्रेस की बात की जाती है, कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात की जाती है कि भैया आपको जो है वो खुद के बारे में ही नहीं सोचना है, खुद के बारे में ही नहीं सोचना है, आपको सभी के बारे में सोचना है, मैं नहीं हम के कंसेप्ट को सोचना है। इसी आधार पर आपको जलवायु के लचीलापन, समावेशी औद्योगिकरण, एआई की क्या भूमिका रहती है आदि क्षेत्र पर लगभग 122 सूत्रीय घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया गया है। कितने सूत्रीय किया गया है, 122। ध्यान क्या रखना है कि भाई उबंटू दृष्टिकोण का मतलब क्या है, अगर कहीं स्टेटमेंट में क्वेश्चन फंस जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं नहीं हम, मतलब आदमी अकेला रह के वो भी जाता है तो उसे फिर लोगों की जरूरत पड़ती है, समाज की जरूरत पड़ती है, परिवार की जरूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से इसको ध्यान रख लेना, उबंटू दृष्टिकोण के ऊपर आधारित था। लगभग 122 सूत्रीय प्रोग्रामों की या फिर जो प्रस्ताव हैं उनका एक समझौता यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो अफ्रीकन देश हैं, जो भी अफ्रीकन देश हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा जो भी टैक्स लग रहे हैं, जो भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा या डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्रियों के द्वारा अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के जो भी जितने भी देश हैं उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्सेशन लग रहा है उसके लिए क्या किया गया है, तो अफ्रीकन रिस्क प्रीमियम की स्थापना की गई है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इसको कम करने के लिए क्या किया गया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन की शुरुआत की गई है। ये इतना कोई खास नहीं है, आपको केवल ये उबंटू वाला ध्यान रखना है। इसके अलावा मिशन 300,
मिशन 300 आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि मिशन 300 जो है वो एक पहल है वर्ल्ड बैंक की, और उसके साथ साथ में जो अफ्रीकन विकास बैंक है, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक पहल स्टार्ट की है। इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक उप सहारा अफ्रीका के 300 मिलियन लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना। तो इसका भी जो है वो प्रस्ताव थोड़ा सा इसके अंदर सरका दिया, खिसका दी पहल। सब देश अपनी अपनी हिस्से की बात करते हैं, तो क्योंकि अफ्रीका के अंदर था तो अफ्रीका की बातें होनी थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? ऐसी कंडीशन में ये हुआ कि जो पहल 300 है या फिर मिशन 300 जो है, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई है। अब मिशन 300 क्या है? आपको ध्यान रखना है, मिशन 300 आपका जो एक तो अफ्रीकन विकास बैंक है उसके माध्यम से और वर्ल्ड बैंक दोनों के संयुक्त प्रयास से एक 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि हम 2030 तक 300 मिलियन लोगों को क्या करेंगे? विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा देंगे। आ गई बात समझ में? चलें आगे। ठीक है। उसमें आपको ध्यान रखना है भारत की भूमिका क्या रही है। तो भारत को आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जो है वो 12वीं बार अपने जो सीएम साहब हैं, मुख्य प्रधानमंत्री जी है ना, प्रधानमंत्री जी ने 12वीं बार इसके अंदर भाग लिया है। कौन सी बार लिया है? 12वीं बार लिया है, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, दो सेशन थे जिनको इन्होंने संबोधन किया है। एक तो समावेशी विकास के बारे में, और दूसरा जो है वो आपका ध्यान रखना भविष्य के लिए महत्वपूर्ण खनिज और एआई। देखो अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि लास्ट 6 महीने से एआई को लेकर, आपकी क्वांटम इंजीनियरिंग को लेकर और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। कौन कौन से बताए मैंने? एक तो एआई है, एक क्वांटम कंप्यूटर वाला है, और एक आपका कौन सा है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। क्योंकि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है तो ज़्यादा घटनाएं भी यहाँ से ही होंगी। कभी इनोग्रेशन हो रहा है, कभी प्लांट लग रहा है, कभी भूमि का आवंटन हो रहा है, कभी कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, कभी कोई प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, कभी कोई सम्मेलन या सबमिट का आयोजन किया जा रहा है। अब जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जब हम अक्टूबर का पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि एआई समिट जो है वो फरवरी में दिल्ली के अंदर आयोजित की जाएगी। इस प्रकार के जब प्रोजेक्ट सरकारी स्तर पर किए जाते हैं, जब सरकार के स्तर पर किए जाते हैं, तो क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे अभी हाल फिलहाल के अंदर 30 नवंबर को ईपीएफओ का पेपर हुआ था, तो उसमें जो है आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी से, प्रोजेक्ट से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सम्मेलन में भारत की भूमिका क्या है? 12वीं बार एक तो मोदी जी ने भाग लिया है इसके अंदर। इसके साथ ध्यान रखना, दो सत्र ऐसे थे जिनको मोदी जी ने संबोधन किया है। कौन कौन से हैं? एक तो समावेशी विकास का है, एक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण खनिज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इन दो सम्मेलन पर किया। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि भारत ने छह छह सूत्रीय प्रोग्राम का जो है यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। अपनी तरफ से छह सूत्रीय प्रस्ताव रखे हैं, उनमें कौन कौन से शामिल हैं ये आपको ध्यान रखना है। देखो एक तो पारंपरिक ज्ञान की बात की है, क्योंकि पारंपरिक ज्ञान अपने भारतीयों के पास में बहुत है, भरा पड़ा है अपने पास में ज्ञान, ठीक है। तो हमने यूँ कह दिया कि भैया हम ज्ञान की बात कर लेंगे आपसे, आप आ जाओ हमारे पास में, क्योंकि हमने तो क्या है एक बार कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था और उसके बाद में बांट ही रहे। तो पारंपरिक ज्ञान की बात कर ली। उसके बाद में हमने ध्यान रखना है स्किल की बात की है। किसकी बात की है? स्किल की बात की है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की है स्वास्थ्य सेवा के बारे में, ठीक है। ओपन सैटेलाइट डेटा के बारे में, इसके बारे में बात की है। ओपन सैटेलाइट डेटा के बारे में बात की है। महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में बात की है। और द्रव्य आतंकवाद साठगांठ के विरुद्ध G20 की कोई अगर पहल चलती है तो उसके बारे में हमने बात की है, ठीक है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? छह सूत्रीय मांग कौन सी है? तो एक तो अपनी पारंपरिक ज्ञान की बात हो गई, उसके बाद में हमने कौशल के बारे में बात की है, कौशल के बाद में हमने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात की है, ओपन सैटेलाइट की बात की है, महत्वपूर्ण खनिज के बारे में बात की है, और द्रव्य आतंकवाद साठगांठ के विरुद्ध G20 की जो पहल है उसके बारे में बात की है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको रहा नहीं होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया कि भैया अमेरिका यहाँ से अपसेंट हो गया, रूस अपसेंट हो गया और चीन अपसेंट हो गया। मेन मेन जो तीन देश थे ये तो अपसेंट चल ही रहे थे। इनके अलावा ध्यान रखना कि चार और अपसेंट, तो तीन और चार सात, सात देश ऐसे थे जो यहाँ पर आने चाहिए थे और वो क्या थे? अपसेंट थे। एक तो ये ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बता रहा था ना, सिरिल रामफोसा जी, तो ये वो है जो ट्रम्प से वहां पर वाद विवाद हो गया और उसके बाद में ट्रम्प ने मना कर दिया, चीन ने भी मना कर दिया, रशिया ने भी मना कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में? इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भैया मोदी जी ने किन किन से आप मुलाकात की है, तो आपकी इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, आप सभी जानते हो। इनकी जो है वो रील भी कटती रहती है, तो मेरे हिसाब से जो है इन जानते ही हो। ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनसे भी इन्होंने बात की है।
ठीक है। अब ध्यान रखना, आपका जो है G20 का मैंने आपको पूरा बता दिया है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। G20 रिवाइज करें क्या? 1 मिनट में, केवल 1 मिनट में कर लेते हैं। क्या करना है? आयोजन कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। बात करें थीम की तो ध्यान रखना है SES, सॉलिडरिटी हो गया, इक्वलिटी हो गया और सस्टेनेबिलिटी हो गया, स्थिरता हो गई। ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका में पहली बार हुआ है। अगर बात करें दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति जी की तो सिरिल रामफोसा जी हैं। ग्लोबल साउथ के अंदर मैंने बताया चौथी बार हुआ है, जिसमें से आपको दो की थोड़ा सा ध्यान रखो तो रख लेना कि भैया ब्राजील रियो डी जेनेरियो में तो कौन सा हुआ था आपका 2024 में हुआ था, और 23 के अंदर कौन सा हुआ था? नई दिल्ली भारत के अंदर हुआ है। ठीक है। प्रमुख गतिविधियां मैंने आपको बता दिया। उबंटू दृष्टिकोण है 122 वाला हो गया। मिशन 300 आपको मैंने बता ही दिया। वर्ल्ड बैंक और साउथ अफ्रीका का जो डेवलपमेंट बैंक है वहां से ये घटनाएं हो रही हैं। ठीक है। फिर 12वीं बार यहाँ पर भाग लिया है। 2 सूत्र थे, समावेशी विकास था, भविष्य के लिए महत्वपूर्ण खनिज और AI, इन दोनों के साथ में जो है यहाँ पर चीजें की गई है। 6 सूत्रीय मांग मैंने आपको बताई थी। इसके बाद में कौन कौन सी बताई हैं? एक तो पारंपरिक ज्ञान का है, एक आपका जो खनिजों से संबंधित है, इसके अलावा कौशल के बारे में हमने बात की है, स्वास्थ्य के बारे में हमने बात की है, आतंकवाद के बारे में हमने बात की है, और हमने बात किसके बारे में की है? सैटेलाइट और खनिज सक्रियता के बारे में बात की है। ठीक है। 7 देश इसमें अनुपस्थित थे, और मैंने आपको बताया कि इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ में यहाँ पर बात हुई है। आ गई बात समझ में? अब क्योंकि एक बार मोदी जी यहाँ पर जा ही चुके थे, तो 2-3 प्रोग्राम और कर लिए इन्होंने। कौन कौन से किए? एक तो कर लिया अपना 6th इब्सा सम्मेलन कर लिया, IBSA। आई से इंडिया हो गया, बी से जो है वो आपका ब्राजील हो गया, एस से क्या हो गया? साउथ अफ्रीका हो गया। इब्सा एक संगठन है जिसमें 3 देश भागीदार हैं, जिसमें से एक तो आपका इंडिया है, इंडिया के बाद में आपका ब्राजील है, ब्राजील के बाद में साउथ अफ्रीका है। इसका 6ठा सम्मेलन हुआ और इसमें मोदी जी ने जो है अपने देश की खूब बड़ाइयाँ की है। जो बता दिया कि भाई हमने डिजिटल पेमेंट कर दिया, आप भी कर लो। हमने जो है कोविड के समय इतने शानदार शानदार इनोवेशन किए थे, हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म चलाए, हमने जो है वो मुफ्त टीकाकरण किया, तो वो आप भी कर लो, और न केवल कर लो, उसके लिए हम फंड भी देंगे आपको। ठीक है। तो इस प्रकार की बात मोदी जी ने वहां पर कही। आपको ध्यान रखना है कि भैया सिरिल रामफोसा तो हमने पढ़ ही लिया है, तो ब्राजील के अगर आपको राष्ट्राध्यक्ष की बात करें ना, तो राष्ट्रपति जी आपको ध्यान रखना लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा, आपको लूला द सिल्वा याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक क्षेत्रों को कैसे और बढ़ावा दिया जा सकता है, आपस में कैसे इस गठबंधन को और मजबूत किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर बात की है। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक तो राष्ट्राध्यक्ष वाला देख लेना, और कहाँ पर हुआ, तो क्योंकि ये G20 के साथ में ही हुआ था, तो G20 के साथ में हुआ तो कहाँ पर होगा? जोहान्सबर्ग में होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर। एक मीटिंग तो ये कर ली थी। एक मीटिंग जो है वो आपकी ध्यान रखना है, आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया के साथ में हुई थी। ये तो हुई थी टेक्नोलॉजी को लेकर, और उधर हम बात कर रहे थे समाज की, उधर हम बात कर रहे थे आपके सामाजिक ताने बाने की और मजबूत करने की, आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर बात कर रहे थे। ठीक है। तो इब्सा का आपको ध्यान रखना है। 6ठा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ है। इब्सा फंड की हमने बात करी कि भैया एक फंड तो आप बना ही लो, एक क्या कर लो? फंड आप बना लो, और फंड के अंदर क्या क्या काम करना है? जैसे भारत UPI बना रहा है, जैसे भारत ने कोविड के समय कोविन जैसा प्लेटफॉर्म बनाया था, जैसे साइबर सिक्योरिटी वाला जो भाग है उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, ठीक इसी प्रकार आप भी कर लो। और ये सारी प्रक्रिया करने के लिए हम क्या करेंगे? एक अलायंस बनाएंगे, जिसको हम क्या नाम देंगे? इब्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस। क्या नाम देंगे भैया? इब्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस के नाम से इसको नाम दे देंगे। ठीक है। आ गई बात समझ में? फंड के लिए हम क्या करेंगे? इब्सा फंड बना देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई है? इसके बाद में हम बात करते हैं इंडिया की, कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की। किसकी बात करते हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया। ठीक है। और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की। ए से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया, सी से कनाडा हो गया, आई से इंडिया हो गया, और टी से टेक्नोलॉजी हो गया, और आई से क्या हो गया? नवाचार या इनोवेशन हो गया। इसका भी आयोजन क्योंकि G20 के साथ में किया गया है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि जोहान्सबर्ग के अंदर है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि मोदी जी ने इसमें भाग लिया ही है। मोदी जी ने भाग ले लिया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भाग ले रहे हैं, और बात करें मार्क कॉर्नी, ये कनाडा की तरफ से यहाँ पर भाग ले रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गई है? अब इस सम्मेलन के अंदर
हाँ, तो इस सम्मेलन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 4 मुख्य टॉपिकों पे बात की गई है, जिसमें एक तो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया ना। उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में खनिज आपूर्ति को लेकर है, वहां भी हमने बात की थी, यहाँ भी कर ली है। हरित ऊर्जा और जलवायु के बारे में यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो इन 3 टॉपिकों पे हमने बात की थी, और साथ ही साथ ये कहा कि 2026 के अंदर हम वापस से एक ऐसी बढ़िया सी मीटिंग और कर लेंगे। ठीक है, तो इस बारे में क्या कहा कि तिमाही, जो प्रथम तिमाही होगी, मतलब जनवरी से लेकर और मार्च तक, जनवरी से मार्च के मध्य हम एक मीटिंग और कर लेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में? G20 वाला पूरा निचोड़ आपके हिसाब से सेट कर लो दिमाग में। आ गई बात? अब चले नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है COP30। एक्चुअल में COP30 है क्या, पहले इसका पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड जान लेते हैं, और उसके बाद में हम बात करते हैं COP30 की। तो COP30 जो है वो UNFCCC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक संस्था है। इस संस्था की प्रत्येक वर्ष मीटिंग होती है, जिसे हम कोप बोलते हैं। कोप की आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से हम प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है वो इस COP30 बैठक का आयोजन करते हैं। किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है UNFCCC के द्वारा किया जाता है, जो कि क्लाइमेट को लेकर काम करती है, जो कि पर्यावरण को लेकर, जलवायु को लेकर काम करती है, जो कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर काम करती है, हमारे पर्यावरण के जो टेम्परेचर है उसको कम करने का काम करती है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई हैं। इसको लागू कब किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1992 को किया गया। कब किया गया, 1992 को किया गया। अगर आपसे पूछे कि पहली कोप कब हुई थी, पहली कोप कब हुई थी, कोप का मतलब क्या हो गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब अलग अलग इसके अंदर जो देश हैं उन्हें पार्टी के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाता है, और उनकी जो मीटिंग होती है उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या फिर हम COP बोलते हैं। तो ध्यान रखना 1995 के अंदर पहली बार जर्मनी के बर्लिन के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसी प्रकार से धीरे धीरे क्रम चलता गया, 1995 से लेकर आज 25 तक आ गए हैं, तो 30वीं हो गई। 30वीं का आपको ध्यान रखना है, हमने पिछली बार भी बात की थी जब हम अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ रहे थे, और आज डिटेल से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि 30वीं का जो आयोजन है वो आपको ध्यान रखना ब्राजील एमेजोनिया के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है, बेलेम एमेजोनिया ब्राजील के अंदर यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता जो है वो आंद्रे कोरेव दो लोग लागो ने इसकी अध्यक्षता की है, जो कि ब्राजील के ही एक जो है वो अ, आप ये मान के चलिए पॉलिटिशियन टाइप के आदमी है। ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ, तो 10 से लेकर 21 नवंबर को हुआ है। एक चीज का कंफ्यूजन मत कर लेना, G20 जो हुई है, G20 आपको ध्यान रखना है, उसमें हमारे देश का प्रतिनिधित्व मोदी जी ने किया था, और इस समिट में COP30 के अंदर जो हमारा प्रतिनिधित्व किया है डेलीगेशन का, तो वो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी यादव ने किया है। एक तो ये कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, आ गई बात समझ में? एक इसमें अगर हम प्रमुख गतिविधियों की बात करें, तो देखो COP30 क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर के बारे में बात करता है, और कि भाई जो है इसका एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसको कम कैसे किया जाए, जलवायु जो है उसे और बेहतर कैसे किया जाए, उसमें जो भी नुकसान हो रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए। तो ये क्या है, हर बार बात करते थे, मीटिंग हो गई, चाय नाश्ता पानी कर लिया, और फिर यूँ कहते हैं चलो ठीक है अब की बार और कम कर लेंगे। कम होना कुछ नहीं है। अगर आप अपने आसपास में देखो, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, सर्दियों का समय चल रहा है, आप है ना कहीं भी शहर में अगर आप रह रहे हो या फिर गांव में भी रह रहे हो, एक बार आप गांव वाली सड़क पे निकलना, कितनी ठंड रहती है। ठीक उसी समय 10 मिनट में आप शहर में एंट्री कर जाओ, कितना मतलब टेम्परेचर में दिन रात का सा फर्क आ जाता है, आता है या नहीं आता। तो ये टेम्परेचर का जो फर्क है, इसी को कम करने के लिए UNFCCC काम कर रही है, और इसी को लेकर ये मीटिंग होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर बार चाय नाश्ता पानी करके और हाथ मिला के झटका के चल देते हैं वापस, कि ठीक है चलते हैं, अगली बार मिलेंगे, अगली बार वही प्रोसेस है। तो अब की बार जो है वो चीज़ें थोड़ी सीरियस तरीके से ली गई है। अब की बार ये कहा कि भैया अगर आप कर रहे हो ना, अगर आप इस प्रकार की अगर मीटिंगें कर रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ क्या निकलना चाहिए, रिजल्ट निकलना चाहिए। उसके लिए क्या किया गया, अब की बार एक तो थोड़ा सा जो है वो सख्ताई की गई है। आ गई बात समझ में? अब इसमें क्या कहा गया, एक बेलेम पैकेज, बेलेम क्योंकि ये आयोजन बेलेम के अंदर हुआ है, तो उसका नाम दे दिया, जैसे आपका क्योटो प्रोटोकॉल है तो वो क्योटो में आयोजित हुआ था, उसलिए हो गया। पेरिस समझौता है तो वो पेरिस में हुआ, इसलिए हो गया।
रामसर समझौता रामसर में हुआ इसलिए हो गया, तो इसी प्रकार जो है वो यहाँ पर बेलेम समझौता या बेलम पैकेज लिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि जलवायु को और कैसे बेहतर किया जाए, पर्यावरण को और कैसे बेहतर किया जाए, जो भी जलवायु को नुकसान हो रहे हैं उनको कम कैसे किया जाए, ये सारे प्रयास जो है यहाँ पर बात की गई। आ गई बात समझ में? एक क्या किया गया है, जस्ट ट्रांजिशन मिशन जेटीएम को अपनाने के लिए यहाँ पर बात की गई। जेटीएम को अपनाने के लिए बात की गई। अब ये जेटीएम क्या है, जेटीएम का ध्यान से सुनना। होता क्या है कि हाल फिलहाल के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है कि भैया जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, गैस वाला है, इनको हम धीरे धीरे छोड़ देंगे और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उनसे हम जो है वो ईंधन का काम लेंगे। अब क्योंकि ईंधन का काम लेंगे, मेरे को एक बात बताओ, जैसे अपना झारखंड वाला बेल्ट है, उसके अंदर अब कोयला कितना शानदार निकलता है, ठीक है। वहाँ की ज्यादातर जो अर्थव्यवस्था है, वो जीडीपी जो है, स्टेट जीडीपी है, वो डिपेंड करती है वहाँ पर जीवाश्म ईंधन को लेकर, पेट्रोल को लेकर। अपन ने रिफाइनरी लगाई है बाड़मेर की साइड में, बाड़मेर में रिफाइनरी लगाई है, तो वहां पर भी जो आप देखते हो कि अब रिफाइनरी निकल रही है, तेल निकल रहा है वहां से, तो वहां पर इनकम भी बढ़ेगी, है ना। इनकम बढ़ेगी, रोजगार होंगे, रोजगार एक बार तो चलो हो गया, आपने कोयले का उत्सर्जन करना छोड़ दिया, उत्खनन करना छोड़ दिया है, उपयोग करना छोड़ दिया है, ऐसी स्थिति में जो वहां की लेबर है वो क्या करेगी? इसलिए ये कंसेप्ट लेके आए कि जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, स्पेशली जो है ये कंसेप्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन का था। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जीवाश्म ईंधन से संबंधित, मतलब जलवायु के अंदर हम बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होगा तो जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयले, इसका उपयोग कम होगा। अब ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि भैया जो लेबर है वहाँ की, जो लोग उस पर डिपेंडेंट थे, उनको भी साथ में लेके चलो। कल को आप वहां से कोयला खुदवा रहे थे, अब उनको किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में डाल दो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए डाल दो, समझ रहे हो? इस प्रकार उनको पीछे न छोड़ा जाए, इसके लिए एक जेटीएम अपनाया गया है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि वन संरक्षण पहल के तहत आपको ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी लॉन्च की है। इसके तहत क्या होगा कि भी ट्रॉपिकल जो भी कंट्रीज हैं उनके एक तो पेड़ पौधों को बचाया जाएगा, एक फंड जो है उसका निर्धारण किया जाएगा, जिसमें लगभग 125 अरब डॉलर, 125 अरब डॉलर फंड को जुटाया जाएगा, और उसका उपयोग जो है वो आपको ध्यान रखना आदिवासी समुदाय को की जो भूमिकाएं हैं उनको केंद्रित करने के लिए किया जाएगा। आगे बात समझ में? अब मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या है, एक सम्मेलन जो है वो आपका किया गया था पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर 2015 में, पेरिस में 2015 के अंदर एक सम्मेलन किया गया था, जिसे पेरिस सम्मेलन के नाम से नाम जो है वो दिया गया था। अब उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो कार्बन का जो उत्सर्जन होगा, उससे टेम्परेचर होगा इंक्रीज। अब उस टेम्परेचर को जैसे तैसे करके, क्योंकि हाल फिलहाल में ये 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास में चल रहा है, प्रतिवर्ष इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले हमारा गर्मियों में 47 डिग्री जाता था, फिर 50 जाता था, आजकल क्या है, ये 52 डिग्री या 53 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर जाने लग गया है गर्मियों में, जून जुलाई के आसपास में। तो इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी को हम पेरिस समझौता नाम दे रहे थे। अब यहाँ क्या कहा गया है कि सम्मेलन में ये मान लिया गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमने समझौता किया था, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उस पर कोई काम नहीं हो रहा, सब बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि परिणाम जो है वो कमजोर माने गए हैं पूरी लक्ष्य के। भारत ने क्या क्या किया है, भारत ने ये कहा है, देखो आपको अगर अक्टूबर में ध्यान हो तो हमने ये कहा था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें हमने पहली बार ऐसी स्थिति हुई है कि जितनी भी हमारी मांग है, जैसे आपको 100 मेगावाट की मांग है, एक उदाहरण बता रहा हूँ, 100 मेगावाट की मांग है, उसमें से हम लगभग 51%, लगभग 51% हम रीन्यूएबल एनर्जी या नवीकरण ऊर्जा जो है उसका उपयोग करते हुए क्षतिपूर्ति या फिर मान लो पूर्तियां कर रहे हैं। मतलब अगर हमें 100 यूनिट बिजली की चाहिए ना, उसमें से 51 जो है हमारी विंड एनर्जी से आ रही है, हमारी जो है वो सोलर ऊर्जा से आ रही है ना, वाटर एनर्जी से आ रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि 51% हमारी ऐसी स्थिति बन गई है कि जितनी हमारी मांग है उसकी 51% तो हम रीन्यूएबल एनर्जी से ही काम कर रहे हैं। इसलिए भारत ने क्या कहा कि भैया तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम ये कह रहे हो ना काम नहीं हो रहा, हम तो हमारी तरफ से कर रहे हैं। और हमने तो क्या किया है, 2030 का जो लक्ष्य है उसे अभी डिसाइड कर लिया है कि अभी जो हासिल कर लिया है, और 50% से अधिक बिजली उत्पादन जो है हम रीन्यूएबल एनर्जी से कर रहे हैं, नवीकरण ऊर्जा के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई है COP30 की। अब ध्यान रखना, ये जो अब की बार आयोजन हुआ है ना बेलेम के अंदर, ब्राजील के अंदर जो आपका आयोजन हुआ है, ये केवल COP30 वाला आयोजन नहीं है।
कोप 30 के साथ साथ में ये ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल का कौन सा है, 20वीं बैठक है। क्योटो प्रोटोकॉल की कौन सी बैठक है, 20वीं बैठक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपको ध्यान रखना एनवायरनमेंट से संबंधित है। 1997 के अंदर तो ये बैठक हुई थी, और अगर हम बात करें लागू की, तो ये जो है वो 2005 में लागू हुआ था। 2005 में लागू हुआ था, तो 5 से 25-20 साल हो गई ना। तो ध्यान रखना क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसकी तो कौन सी हुई है, 20वीं हुई है। कोप की कौन सी है, 30वीं है। और ऐसी ही एक बैठक जो है वो पेरिस समझौते की है, जो कि आपकी कौन सी है, 7वीं बैठक है। जो कि आपकी कौन सी है, 7वीं बैठक है। ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, ये मैंने आपको बता ही दिया फ्रेमवर्क वाला। अब ध्यान रखना है इस कोप 30 के अंदर दो सूचकांक जारी किए गए थे, जिसमें से एक तो है जलवायु जोखिम सूचकांक, और एक है जलवायु का संरक्षण से संबंधित सूचकांक। एक तो कौन सा है, जोखिम का है, और एक जो है वो आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित बात है। तो जोखिम में आपको ध्यान रखना है दो चीजों का। क्या ध्यान रखोगे कि एक तो जो है इसमें प्रमुख संकेत कौन से हैं, तो प्रमुख संकेत जो है वो इसके अंदर 6 हैं। आपको नाम रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके दौरान भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये जो आपका रिस्क वाला फैक्टर है, ये रिस्क वाला फैक्टर पिछले 30 सालों के लिए बात करता है। मतलब 1995 से लेकर 2024 तक कौन कौन से ऐसे देश थे जिनको जलवायु से ज्यादा खतरा हुआ है, जलवायु से ज्यादा खतरा हुआ है, उनकी एक रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है। तो अगर आपसे यहां से एक तो क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं कम है, क्योंकि ये कोप 30 से जुड़ा हुआ है, तो हमें साथ में कवर करते हुए चलना है। आ गई बात समझ में। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कोप 30 जो है वो कहां से संबंधित है, 1995 से लेकर 2024 तक कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनको खतरा था जलवायु से संबंधित, उनके बारे में यहाँ पर बात करता है। टॉप की बात करें तो टॉप जो है वो आपका डोमिनिक है। डोमिनिक शहर है, वहां जो है वो सबसे ज्यादा खतरा रहा जलवायु से। मतलब ये है कि वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो भूकंप आ रहे थे, वहां पर जो सबसे ज्यादा सुनामियां आ रही थी। प्राकृतिक खतरा है, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा है, उसे हम क्या बोल देते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 बोलते हैं। ये जर्मन वॉच कंपनी है, एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। आगे बात समझ में, कितने संकेतकों पर है, 6 संकेतकों पर है। कब से कब तक है, तो 1995 से आपकी 2024 तक है। अगर हम बात करें टॉप शहर की, तो ये कहां पर है, डोमिनिका शहर है, उसको सबसे ज्यादा खतरा। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की इसमें रैंकिंग कौन सी है, तो पिछले 30 साल में 9वां ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहा है जलवायु से संबंधित। ठीक है। और अगर लोगों की संख्या की बात करें कि लोग सबसे ज्यादा कहां प्रभावित हो रहे थे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, पहला तो है बांग्लादेश, दूसरा है फिलीपींस, और तीसरा आपका कौन सा है, भारत है। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ऑल ओवर में भारत की रैंकिंग कौन सी है, 9वीं है। अगर हम बात करें लोगों की संख्या के आधार पर, तो उसमें रैंकिंग कौन सी है, तीसरी है। कौन सी है, तीसरी है। आगे बात समझ में, चलें आगे। अब हम बात करते हैं सीसीपीआई, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की। इसमें आपको ध्यान रखना है, सेम वही कंपनी है जर्मन वॉच, 4 श्रेणियों के अंदर मूल्यांकन करती है, जिसमें एक तो ग्रीन हाउस का आपका हो गया, नवीनीकरण ऊर्जा हो गया, ऊर्जा का उपयोग कैसे होता है, और जलवायु नीति किस देश की कितनी प्रकार से इफेक्टिव है। ठीक है। इसमें मैंने बताया आपको कि जो मेन कंसेप्ट है वो 1.5% या 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज करने का प्रोसेस है, उसके ऊपर आधारित है। इसमें क्या कहा गया, भैया कोई काम नहीं करा 1.5 डिग्री वाले पे। तो जो स्टार्टिंग के 3 स्थान है वो तो खाली छोड़ दिए, और चौथा जो स्थान है वो किसका है, डेनमार्क का है। इस पूरी रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कौन सी है, या भारत की रैंक कौन सी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो भारत की रैंक जो है वो कौन सी है, 23वीं है। कौन सी है, 23वीं है। ठीक है। तो आपको ये रैंकिंग जरूर ध्यान रखनी है कि 3 स्थान तो खाली छोड़ दिए, कि पहला और दूसरा तीसरा तो हम किसी को नहीं दे रहे। ठीक है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, चौथा स्थान कौन सा है, डेनमार्क का है। और ये वाले जो स्थान है वो हमें याद नहीं रखने। हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया का, इंडिया जो है उसका कौन सा है, 23वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 23वां स्थान है। आगे बात समझ में, चलें आगे, चलें क्या। अब आप देखते हैं 7वीं एशिया पावर इंडेक्स 2025। 7वीं एशिया पावर इंडेक्स 2025 है। इसको जारी कौन करता है, तो लोवी इंस्टीट्यूट करती है। यह आपको याद नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर प्रथम स्थान किसका है, यूएसए का है, अमेरिका का है। दूसरा स्थान बात करें तो चाइना का है, और तीसरा स्थान जो है वो आपका किसका है, इंडिया का है। केवल इस पूरी स्लाइड के अंदर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है।
अगर आपको बात करें ऑल ओवर की, तो ऑल ओवर में इंडिया की कौन सी है, थर्ड है। और एशिया की बात करें तो आपको केवल ये दो ध्यान रखने हैं। एशिया की अगर हम बात करें तो आपको केवल ये दो ध्यान रखने हैं कि एशिया के अंदर फर्स्ट किसकी है, तो चाइना की है, और सेकंड किसकी है, इंडिया की है। बाकी आपको ज़्यादा देखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है। निम्नतम की बात करें, सबसे लास्ट की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी है। इसको पूछने की संभावना कम है, पर आपको ये पूछना है कि भैया ये याद रखना है कि एशिया पावर इंडेक्स के अंदर सबसे पहले अमेरिका है, फिर आपकी चाइना है, चाइना के बाद में कौन है, भारत है। आ गई बात समझ में। अब एक देखो रोचक चीज निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि आपके वालेंसिया एक देश है, कहाँ पर है सर, देखो मैप में देखो आप, ये पुर्तगाल और स्पेन के आसपास में है, यहाँ पर यूरोपियन कंट्री के आसपास में। आ गई बात समझ में। ये एक देश है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं कार्लोस माजोन। कौन है, कार्लोस माजोन है। देश का नाम क्या है, वालेंसिया। यहाँ पर 2024 में आई थी बाढ़, और बाढ़ आने से वहाँ पर मतलब मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ गया, व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं बनी, और उस व्यवस्था के न बनने के कारण वहाँ पर जो है कई लोगों की मौत हो गई। इन्होंने क्या किया है, इस चक्कर में इस्तीफा दे दिया है। आप कहोगे कि सर ये हमारे काम की थोड़ी है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यूपीएससी का पैटर्न जो है वो आरपीएससी फॉलो कर रही है, यूपीएससी का पैटर्न आपका अधीनस्थ बोर्ड फॉलो कर रहा है, तो आपको भी चीज़ें जो है वो उसी अकॉर्डिंग चीज़ें सेट करनी होंगी, हिसाब से अपने पढ़ने का तरीका बदलना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पेपर हो रहे हैं उनको साथ में देखते चलो। इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये मन नहीं करता, अगर आज से 1 महीने पहले अगर यही करंट अफेयर होता तो मैं इसको शामिल नहीं करता। पर जैसे ही मैंने 30 नवंबर को आपका पेपर देखा ईपीएफओ का, ईपीएफओ का आप पेपर देखना एक बार। ये देखो, प्रधानमंत्री पेंटागन सिनावात्रा को कौन से पड़ोसी देश के एक वरिष्ठ राजनेता से व्यक्तिगत बात करते हुए, मतलब फोन पर बात करते हुए सार्वजनिक हो जाने के कारण 2025 में थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने हटा दिया। मतलब न्यायालय के थाईलैंड जो है, थाईलैंड के थे कौन, प्रधानमंत्री पेंटागन सिनावात्रा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, सिनावात्रा है। इन्होंने कोई बात कर ली होगी फोन पे, और उस कारण इनको पद से हटा दिया। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ध्यान रखना, यूपीएससी के अंदर इसमें पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है। ईपीएफओ का पेपर हुआ था, और डेट अगर आपको बताऊं तो शायद 30 नवंबर के आसपास में, जितना मेरे को याद है। क्वेश्चन पूछा है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है या नहीं पूछा सकता। आपको ये ध्यान रखना है कि वालेंसिया नाम करके एक देश है, तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, कार्लोस हैं। कार्लोस ने क्या किया है कि 2024 में जो विनाशकारी बाढ़ आई थी उसके कारण, इनकी सरकार की विफलता के कारण इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि भारत ने पहली बार दीर्घकालिक एलपीजी खरीद के लिए किससे समझौता किया है, तो यूएसए से किया है। किससे किया है, यूएसए से किया है। कितनी मीट्रिक टन होगा, तो ध्यान रखना है 2.2 मिलियन टन। 2.2 मिलियन टन का खरीदारी यहाँ से एलपीजी की होगी। कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल होंगी, तो इंडियन ऑयल आपकी जो है कंपनी हो जाएगी, एचपीसीएल हो जाएगी, और बीपीसीएल हो जाएगी। ठीक है, ये 3 कंपनियां हैं, इनके माध्यम से भारत लगभग 2.2 मिलियन टन का यहाँ पर क्या करेगा, खरीदारी करेगा। एलपीजी किससे करेगा, आपको ध्यान रखना है, अमेरिका से करने वाला है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखो कुआलालंपुर में मैंने आपको बताया था कि 17वां आसियान सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने भी भाग लिया था। ये हम ऑलरेडी अक्टूबर महीने के करंट अफेयर में बात कर चुके हैं। यहाँ पर चीजें क्या देखनी है आपको, कि 10 वर्ष तक रक्षा समझौता यहाँ पर किया गया है। 10 वर्ष तक क्या किया गया है, रक्षा समझौता किया गया है। ठीक इसी प्रकार से हमने अक्टूबर में क्या पढ़ा था, कि रक्षा समझौता जो है वो किसके साथ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया था। अब की बार किसके साथ किया गया है, अब की बार जो है वो अमेरिका के साथ किया गया है। क्या क्या हुआ समझौते में, देखो सबसे पहली बात, हमारा इसी प्रकार का एक समझौता 2015 में हुआ था, 10 साल के लिए। कितने साल के लिए हुआ था, 10 साल के लिए हुआ था। अब उसको बढ़ाकर वापस से 10 साल के लिए बढ़ाकर, और हमने कितना कर दिया है, 2025 तक कर दिया, 2035 तक कर दिया है। आ गई बात समझ में। चलें आगे। इसमें क्या क्या कहा गया है कि एक तो तेजस का जो इंजन है वो थोड़ा ठीक कर लेंगे, साइबर के संबंधित कोई अगर बात होती है उसमें समझौता कर लेंगे, और अंतरिक्ष से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें हम समझौता करेंगे। तो बेसिकली 3 सेक्टर यहाँ पर मुख्य रूप से फोकस में रहेंगे, जिसमें एक तो आपका इंजन तेजस जो विमान फाइटर है उसका, और साइबर का रहेगा, और अंतरिक्ष का रहेगा। ठीक है। अब ये थोड़ा सा यात्रा अपन अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने की है नेपाल की, भूटान की। भूटान के नरेश क्या नाम है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक।
एक वांगचुक सरनेम आगे भी हम वापस से पढ़ेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना आपको वांगचुक से। तो आपको ध्यान रखना है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इन्होंने क्या किया है, अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया, और बर्थडे सेलिब्रेशन में मोदी जी को बुलाया कि बढ़िया आओ और इंजॉय करेंगे, मजे लेंगे पहाड़ों के अंदर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मोदी जी को वहां पर बुलाया गया। सोशलाइज आदमी है मोदी जी, तो वहां पर गए थे और बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। और बर्थडे पार्टी के साथ साथ में कुछ और भी प्रोग्राम किए गए। तो बर्थडे पार्टी तो अपने काम की है नहीं, अपने काम की क्या है, जो और अन्य एक्टिविटी यहाँ पर की गई है। जैसे एक तो अपनी जो है बिजली की वहां पर संयुक्त रूप से, मतलब भारत की तरफ से वहां पर रुपया दिया जा रहा है, और एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम क्या है, पुनात सागागचू। ये यहाँ पर ध्यान रखना सेकंड पार्ट है। इसी प्रकार का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो इसका उद्घाटन किया। अब आगे बात समझ में। इसके अलावा ध्यान रखना कि भैया भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू है। थिम्पू के अंदर एक प्रोग्राम आयोजन किया गया जिसका नाम क्या है, कालचक्कर दीक्षा समारोह है। क्या नाम था, कालचक्कर दीक्षा समारोह है। इसे हम बुद्धिज्म का क्या कहते हैं, महाकुंभ कहते हैं। बुद्धिज्म क्या कहा जाता है, महाकुंभ कहा जाता है। नाम क्या है, कालचक्कर दीक्षा समारोह है। ठीक है, एक तो इसमें भाग लिया है मुख्य रूप से। फिर मैंने आपको बताया कि अपनी एक परियोजना स्टार्ट की है। इसके अलावा भारत क्या करेगा, लगभग 4,000 करोड़ रुपए की क्या करेगा, क्रेडिट लाइन देगा। क्या देगा, क्रेडिट लाइन देगा। क्रेडिट लाइन का क्या मतलब हो गया, देखो उधार तो देगा पर लॉन्ग टर्म के लिए देगा। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे चुकाते रहो, चुकाना तो पड़ेगा आपको, पर जहां मान लो 1 लाख रुपए आपको 1 साल में चुकाने हैं, वो मैं ये कह दूंगा 15 साल में चुका देना, तो इतना लोड नहीं आता सामने वाले पे। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देंगे, 4,000 रुपए का क्रेडिट लाइन दिए। क्रेडिट लाइन का मतलब है धीरे धीरे चुकाते रहना। साथ ही साथ अपने वाराणसी में एक अतिथि गृह बनेगा और एक भूटान का मंदिर बनने वाला है वाराणसी के अंदर। आगे बात समझ में, चलें आगे। अब आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी जी मुर्मू हैं, सभी को पता है। इन्होंने ध्यान रखना नवंबर में दो देशों के, एक तो कौन सा है, अंगोला है, और एक कौन सा है, बोत्सवाना है। अंगोला और बोत्सवाना के अंदर अपनी यात्रा की है। और ध्यान रखना अंगोला के अंदर अपनी यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं भारत के। एक तो ये चीज ध्यान रखना। साथ में क्या ध्यान रखना है कि अंगोला के राष्ट्रपति कौन है, तो लॉरेंसो है। कौन है, लोरेंसो जो है अंगोला के राष्ट्रपति हैं। अंगोला और बोत्सवाना दोनों ही अफ्रीकी देश हैं। दोनों ही क्या है, अफ्रीकी देश हैं। यहाँ पर यात्रा किसने की है, तो आप देख सकते हो अपने जो महामहिम साहब हैं, राष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने यहाँ पर यात्रा की है। इवेंट कौन कौन से हुए हैं यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है। इवेंट में सबसे पहले एक तो इन्होंने क्या किया है, 50वीं स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर जो है वो भाग लिया है। 50वीं स्वतंत्रता दिवस पर क्या क्या किया है, अंगोला के अंदर भाग लिया है। ये जो हम पढ़ेंगे ये आपकी किसकी है, अंगोला की है। आगे हम किसकी पढ़ेंगे, बोत्सवाना की भी पढ़ेंगे। तो अंगोला के राष्ट्रपति कौन है, लॉरेंसो हैं। और ध्यान रखना अंगोला की 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर आपकी जो राष्ट्रपति जी हैं इन्होंने भाग लिया है। न केवल भाग लिया है, इन्होंने संसद में भी संबोधन किया है। संसद में क्या किया है, संबोधन किया है। आपको यहां पर भी ध्यान रखने है। और एक साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है, भारत के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया था। कब बनाया गया है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ध्यान रखना है 2023 में बनाया गया है। 2023 में क्यों बनाया, ध्यान रखना कि भैया टाइगर प्रोजेक्ट है। टाइगर प्रोजेक्ट है, वो बनाया गया था, स्टार्ट किया गया था 1973 में। इसके ठीक 50 वर्ष बाद में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये एक अलायंस बनाया गया है जिसमें ध्यान रखना है शेर, तेंदुआ, चीता, इस प्रकार की 7 प्रजातियां यहां पर शामिल की गई है। कितनी प्रजाति शामिल की गई, 7 प्रजाति शामिल की गई। इनका संरक्षण करेंगे, इनको बढ़ावा देंगे, और इस प्रकार से जो है वो अनेक कार्यक्रम इन प्रजातियों को बचाने के लिए करेंगे। कब किया गया, 1973 से 50 वर्ष बाद में 2023 में इसका स्थापना की गई है इस अलायंस की। अगर आपसे पूछे कि भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो है हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है कि नई दिल्ली के अंदर या फिर भारत के अंदर है। बेसिकली आज हम दोनों ही ऐसी संस्थानों के, ऐसे संगठनों के बारे में बात करेंगे जिसने, मतलब भारत ने अपनी तरफ से पहल की और उनकी स्थापना की है। अब होता क्या है कि भारत के, चाहे आप मोदी जी को ले लो चाहे राष्ट्रपति जी को ले लो, जहां भी जाते हैं ना, ये दो फाइल तो खिसका ही देते हैं कि भाई हमारे पास में IBCA है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है।
एक अपना सोलर एसोसिएशन वाला है, तो सौर ऊर्जा का जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, वो भी हमारे भारत की तरफ से ही पहल की गई थी, भारत और फ्रांस के रूप से, है ना। हाल फिलहाल में तो उसके अंदर 125 के आसपास देश हैं, उसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज। तो भारत के अंदर बेसिकली जो है वो दो अलायंस है, एक तो आईबीएस से, आईबी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और एक आपका है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोनों के ही जो हेडक्वार्टर हैं वो अपने भारत के अंदर है। कहाँ पर है? भारत में है। इसका कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। तो ये कहा गया कि भैया जहां भी जाओ ना, ये फाइल तो खिसका दो, मेंबर तो बना ही लो इनके, इससे होगा क्या, संगठन मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही अपने राष्ट्रपति जी गए, तो इन्होंने जो अंगोला है वहां पर ये कह दिया कि आईबीसीए के तो आप तो वो बन जाओ सदस्य, तो बन गए। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसके अलावा इन्होंने जो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी शामिल होने के लिए कह दिया है। ये हमने बात की अंगोला की। अंगोला के बाद में आपको ध्यान रखना है इनकी यात्रा कहाँ रही, बोत्सवाना में रही। तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन है? तो डोमा गिदोन बोको। बोत्सवाना बैसे बोको, और बैसे जो है वो बोत्सवाना, तो दोनों सेम सेम है, याद रह जाएगा, बोत्सवाना और बोको हो जाएगा। इसमें भी इन्होंने क्या है, नेशनल असेंबली में संबोधन किया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 8 कालाहारी चीते यहाँ पर, यहाँ से जो है वो अपने इंडिया के अंदर आने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया ना, आईबीसीए वाला काम तो यहाँ पर सरकार दिया है, तो दोनों देशों में हो गया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ध्यान रखना है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? तो क्या सर ये काम का है क्या हमारे? हमने तो नहीं पढ़ा, पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जो भी चीजें आपको यहाँ कवर करवाई जा रही हैं, वो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कराई जा रही है। कैसे? देखो आरपीएससी का मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया? क्वेश्चन है ना वैसा ही, है या नहीं है? यहाँ हिंदी का पूछा है, और मैं आपको कौन सा बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। याद रखना कौन सा है? पैरासोल। पैरासोशल। पैरासोशल का मतलब क्या है? एक तरफा भावनात्मक संबंध। कैसे होगा? वन साइडेड लव वाला नहीं है। इसमें होता क्या है, ये सोशल मीडिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? सोशल मीडिया से संबंधित है। जैसे अगर आप किसी टीचर को देख रहे हो, या किसी भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, और देखने के बाद में आपके मन में भावनात्मक संबंध बन जाता है। अब हो सकता है आप उसे भाई के तौर पर देख सकते हो सकता है आप उसे जीवन साथी के रूप में देख सकते हो, एक आदर्श के रूप में देख सकते हो, एक गुरु के रूप में देख सकते हो, परंतु उस व्यक्ति को नहीं पता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके मन में किसी के ये हो सकता है कि कोई भी जैसे गुरु जैसा ही कोई भावनात्मक संबंध पैदा हो सकता है। ठीक है, या फिर आप किसी एक्टर को देखते हो किसी भी हीरो या हीरोइन को देखते हो, और वहां पर देखने के बाद में आपके मन में ये होता है कि हाँ यार ये तो बहुत शानदार बोलता है। ठीक है, या फिर कोई भी टीचर हो गया, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, उनके प्रति बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मतलब एक आइडियल के रूप में उन्हें मानते हैं। एक एक तरफा रहा ना, पर विकास सर को नहीं पता। आप अगर मेरे बारे में सोच रहे हो तो मेरे को नहीं पता। अगर आप किसी हीरो के बारे में सोच रहे हो तो आप उस हीरो को नहीं पता कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, या फिर आपका कोई भी भावनात्मक जुड़ाव उससे है, पर आपका हुआ ना। इसी कंडीशन को हम पैरा सोशल बोलते हैं। ठीक है, अर्थ क्या है? तो एक तरफा भावनात्मक है। यूनिवर्सिटी आपको ध्यान रखना है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। आ गई बात समझ में? ये मैंने आपको बताया था। ऑक्सफोर्ड का जब आएगा तो हम ऑक्सफोर्ड का भी इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम वाला आईएसए, आईएसए बताया ना। आईएसए का मैंने आपको बताया था कि भैया इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। कुल सदस्यों की बात करें तो कितने हैं? 125 हैं। इसकी स्थापना कैसे हुई? तो भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस समझौता, जो मैंने आपको बताया था 2015 वाला, तो उस समय एक वैश्विक संगठन किया गया कि सोलर के लिए, किसके लिए किया गया? सोलर के लिए किया गया। ठीक है, इसके महानिदेशक कौन है? डीजी कौन है? तो आशीष खन्ना है। मेरा नाम याद रख लेना। करंट कौन पढ़ाता है? आशीष सर पढ़ाते हैं, तो आशीष खन्ना है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो है प्रहलाद जोशी है। वर्तमान में कौन है? प्रहलाद जोशी है। वो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है उसका 8वां अब की बार सत्र था। कौन सा था? 8वां सत्र था, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। मुख्य बात यह है कि इसका संबोधन किसने किया है प्रोग्राम का? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने इसका संबोधन किया है। आ गई बात समझ में? अब इसमें ध्यान रखना, दो पहल नई जारी की गई है। कौन कौन सी?
दोनों ही पहल जो है वो क्योंकि सोलर से संबंधित है तो सर सन से ही संबंधित होगी, सूर्य से ही संबंधित होगी। तो ध्यान रखना एक पहल तो कौन सी है, वन सन, मतलब एक ही तो सूर्य है, सभी का एक सूर्य है। देखो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, को हमारे हो सकता है रात हो जाएगी, ठीक है, पर कोई आदमी अमेरिका बैठा होगा, कोई आदमी लंदन बैठा होगा, उसके लिए दिन हो जाएगा। तो सूर्य तो जो है वो मतलब एक जगह पर है, पर पृथ्वी वगैरह घूमने के कारण, घूर्णन के कारण ऐसी स्थिति होती है, कहीं दिन है तो कहीं रात है, पर सूर्य तो एक एक ही है ना सबके लिए। तो यहाँ क्या कहा गया कि वन सन वन वर्ल्ड, मतलब एक ही तो दुनिया है और एक ही सूर्य है। तो हम क्यों ना एक ग्रिड बना दें। ग्रिड का मतलब है कि जो यहाँ पर पावर प्लांट है, यहाँ पर पावर प्लांट है, यहाँ पर पावर है, यहाँ पर पावर है, इन सभी को आपस में जोड़कर इस पूरे सिस्टम को क्या बोल देंगे, ग्रिड बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ग्रिड बोल देंगे। इनका ये कहना है कि एक जब एक ही सूर्य है, एक ही धरती है, तो एक ऐसी ग्रिड बना देना जिससे किसी भी व्यक्ति को ऊर्जा की कमी नहीं हो। जैसे अगर यहाँ पर अपना भारत है, यहाँ पर कौन है, भारत है। अब भारत में आपको पता है सोलर का बहुत शानदार तरीके से जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पर मान के चलो ये हो गया भूटान। अब भूटान आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां पर गए हैं बर्थडे के अंदर। अब इन दोनों देशों को कनेक्ट कर दिया, कर दिया। इधर जो है आप ये मान के चलो आपका श्रीलंका है, ठीक है, इधर हम मान लेते हैं जापान है। सब आपस में कनेक्ट हो गए ग्रिड के माध्यम से, हो गए। अब होता क्या है, जैसे भारत के पास में सोलर एनर्जी एक्स्ट्रा पड़ी है, इसका कंजप्शन मान लो नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगा, भूटान को दे देगा, रुपए ले लो ना, और एनर्जी तो दे दो, ठीक है। इधर जो है वो मान लो जापान है, जापान के पास में एक्स्ट्रा है, तो ये श्रीलंका को दे देगा। इससे क्या होगा, एक ही ग्रिड से सब कनेक्ट हो जाएंगे, रुपए भी मिलेंगे सबको, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो, ठीक है, और किसी के पास में एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। इसलिए ये पहल चलाई गई है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। आ गई बात समझ में। एक तो ये है विभिन्न महाद्वीपों के बीच में रीजनल सोनल इंटरकनेक्शन स्थापित करने, हमने यहाँ पर देशों की बात की है। इसी प्रकार अगर हम कॉन्टिनेंटल या जो आपके महाद्वीप हैं उनको जोड़ दे तो फिर वो उस हिसाब से हो जाएगी। एक और पहल कौन सी है, सनराइज नेटवर्क। सनराइज का फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, सोलर अपसाइकलिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग फॉर इनोवेशन फॉर स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ में। सनराइज की फुल फॉर्म क्या है, सोलर अपसाइकलिंग नेटवर्क। सन का याद हो गया, सोलर अपसाइकलिंग नेटवर्क फॉर मतलब किसके लिए, रिसाइकलिंग, रिसाइकल करना है, इनोवेशन करना है और स्टेक होल्डर इंगेजमेंट करना है। रिसाइकल करना है, इनोवेशन करना है और क्या करना है, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट करना है। आ गई याद तक समझ में। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं साथ साथ में आपको याद करवा दूं। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य ये है कि भैया जितनी भी सर्कुलर इकोनॉमी है उसको बढ़ावा दे दें, ये ध्यान रख लो बस। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को बना रहे हो, अगर आप किसी चीज को बना रहे हो तो यहां जो कंसेप्ट यूज एंड थ्रो का आता है, यूज एंड थ्रो का आता है, इस कंसेप्ट को यहां पर खत्म करना है। इस कंसेप्ट को क्या करना है, खत्म करना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंगल प्लास्टिक, एक कौन सा होता है, मल्टी यूज प्लास्टिक। एक तो हम पॉलीथीन लेके आए, उसका उपयोग किया और बाहर फेंक दी, है ना। या फिर एक मान लो ये एक तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हमने उपयोग किया और बाहर फेंक दिया, उसका कंजप्शन भी नहीं हो रहा कहीं पे और वो डिकम्पोज भी नहीं हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर। आ गई बात समझ में। एक कंडीशन ये आती है कि हम जो है वो जूट का बैग लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, जूट का बैग लेके आते हैं, जूट बैग लेके आ गए, उसमें हम सब्जी लेके आ रहे हैं, आज झटका के छोड़ दिया और कल वापस उसी में सब्जी ले आए। ऐसे ही हम जो है वो इस बैग को 4-5 साल के लिए तो एटलीस्ट काम में ले सकते हैं, अगर ठीक ठाक बैग है तो भी। यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक थी, रिसाइकल हमारी इकोनॉमी ये कहती है कि यूज एंड थ्रो नहीं करना, उसका ज्यादा से ज्यादा बार उपयोग करना है। ये क्या कहलाते हैं, रिसाइकल आपकी इकोनॉमी कहलाती है। इसका मतलब है यहाँ से चले, इधर आ गए, वापस उपयोग किया, इधर आ गए, उसी चीज को वापस उपयोग कर रहे हैं, उसी चीज को वापस कर रहे हैं, ऐसे रिसाइकल करते हुए चल रहे हैं, साइकिल करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो बार बार से यूज की बात करती है, रिसाइकल करने की बात करती है।
तो आपका ध्यान रखना है, सनराइज नेटवर्क है सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग फॉर इनोवेशन फॉर स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। ये क्या करेगी, ये ध्यान रखना है, आपकी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने का काम करेगी। आगे बात समझ में, चलें आगे। ये आपकी लास्ट है, मैंने आपको वांगचू वाला बताया था। तो सोनम वांगचू है, लद्दाख के हैं। आपको पता है कि हाल फिलहाल में इनको जेल में भी डाला गया था, और पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को लेकर ये अक्सर मुद्दा उठाते हैं। तो इनको क्या किया है, टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की लिस्ट में शामिल किया है। आगे बात समझ में यहाँ तक। एक आपको ध्यान रखना है, ऑस्कर विजेता है एमा स्टोन, इनको विश्व की सबसे सुंदर महिला होने का दर्जा दिया गया है। अब ये आपको सर्च करना है, एमा स्टोन कैसी क्या दिखती हैं, सुंदर हैं या नहीं है, ये आप जो है वो गूगल में सर्च कर लेना। ठीक है। एक आपके हैं अभिनेता लियोनार्डो डी कैप्रियो, इनको डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं आपके टॉम क्रूज। टॉम क्रूज को जो है वो मानद ऑस्कर की उपाधि दी गई। ये 4 पुरस्कार अगर आप ध्यान रखो तो देख लेना। सोनम वांगचुक को जो है वो टाइम्स मैगजीन में सबसे प्रभावशाली आपके जलवायु नेताओं में शामिल किया है। एमा स्टोन को उस खूबसूरत महिला, अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो को क्या किया है, इनको पुरस्कार दिया गया है डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड का, और टॉम क्रूज को मानद ऑस्कर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपना ये कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद में हम नेशनल का स्टार्ट कर लेंगे। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।